कानपुर में 20 और 21 दिसंबर को सीएए के खिलाफ एहतजाज के बाद एसआईटी की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, इससे मुस्लिम अक्सरियती इलाके और उल्मा में तशवीश बढ़ती जा रही है। हद तो ये है कि पुलिस ने गोली से जख्मी होने वालों के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज करके उनको नुकसानात की भरपाई का नोटिस जारी किया है। पेश है कानपुर से संदीप सविता की रिपोर्ट। कानपुर में अब पुलिस के जरिए मुजाहिरीन के खिलाफ उन पर दर्ज मुकदमों के दफात को बढ़ाने का काम किया गया है, जिससे लोगों में बेचैनी है। यहाँ तक कि मुजाहिरों के दौरान गोली लगने से घायल लोगों पर भी तशद्दुद के मामले में भी मुकदमा दर्ज किए गए हैं। साथ ही 3 ऐसे लोगों के खानदान वालों को इमलाक के नुकसान की भरपाई करने का नोटिस भी जारी किया गया है, जो अब इस दुनिया में है ही नहीं। वहीं शहर काजी का भी कहना है कि पुलिस ने सीधे गोली चलाने का काम किया है और अब घायल व परेशान लोगों को और परेशान किया जा रहा है। सामने आती है उस समय धारा बढ़ाई जाती है और उस बाबूपुरवा हिंसा कांड में ये हुआ था कि जो अभियुक्तगण उपद्रवी थे, जिनको क्रॉस फायरिंग में गोली लगी थी, वो लोग सीधे चले गए थे बिना थाने के मजरूबी चिट्ठी लिए हुए अस्पताल में अपना इलाज कराने के लिए। उसके दौरान 3 लोगों की मृत्यु हुई और बाकी लोग 10 लोग इलाज करा करके अपने घरों में वापस आ गए। दरअसल पुलिस अब जो है ज़्यादती पर उतर आई है पूरी तरीके से, और चूँकि एहतजाज करना हमारा हक था, एहतजाज हम कर रहे थे, पुलिस ने जो है वो लड़कों पर लाठी जब बरसाना शुरू किया तब लड़कों ने जो है कुछ गुब्बे फेंके। नाजुक थी, जिसमें 2 लोग उसी दिन मर गए थे और तीसरा जो है वो दूसरे दिन मरा था, चौथा आज भी जो है वो आईसीयू में पड़ा हुआ मौत और ज़िंदगी की कश्मकश में मुब्तला है। ऐसी सूरत में पुलिस ने जो है उन्हीं के खिलाफ मुकदमा भी लिखाया है और उन्हीं से जो है पैसा वसूली की भी नोटिस जारी किया है। बताया ये भी जा रहा है कि अब जो नई लिस्ट तशद्दुद को लेकर पुलिस ने जारी की है, उसमें पुलिस की मदद करने वालों के भी नाम शामिल हैं। पुलिस कुछ ऐसे लोगों की भी जांच कर रही है जिस वक्त उनकी मोबाइल लोकेशन भी वहां ट्रेस हो रहे थे। इस पर भी शहर काजी का कहना है कि इस तरह की ज्यादती बर्दाश्त नहीं की जाएगी और अगर अब कोई भी गिरफ्तारी हुई तो सबसे पहले उलमा गिरफ्तारी देंगे। कानपुर में सीएए के प्रदर्शन के बाद हिंसा हुई और उसमें कई लोग घायल हुए तो 3 लोगों की मौत भी हुई। लेकिन जब पुलिस की कार्रवाई शुरू हुई तो पुलिस की कार्रवाई से लोगों में बेचैनी है, क्योंकि पुलिस ने उन्हीं लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है जो लोग घायल हैं और जिनकी मृत्यु हो गई है। उनके परिवार वालों से संपत्ति के नुकसान की भरपाई का नोटिस भी जारी किया है। इसे लेकर अब लोगों ने नाराज़गी जताई है और पुलिस की कार्रवाई पर सवालिया निशान भी उठाया है। कानपुर से संदीप सविता, न्यूज़ 18 उर्दू। 20 दिसंबर को बाद नमाज जुमा एनआरसी और सीए के खिलाफ एहतजाज के बाद पेश आए तशद्दुद के वाक़यात में महज 6 अफराद की जान ही नहीं गई बल्कि मुतअद्दिद जख्मी भी हुए हैं। पुलिस कार्रवाई के खौफ से उनमें से ज़्यादातर जख्मी अफराद खामोशी से अपना इलाज करा रहे हैं और सामने नहीं आना चाहते, लेकिन उनमें कुछ अब सामने आकर अपनी आप बीती सुना रहे हैं। पेश एक खास रिपोर्ट। लिसाड़ी गेट थाना इलाके के शकूर नगर का रहने वाला 18 साल नौजवान अमजद हंगामे के दौरान घर के बाहर ही सड़क पर हाथ में गोली लगने से जख्मी हो गया था। अमजद के अहले खाना का कहना है कि करीब की प्राइवेट अस्पतालों में दाखिल न किए जाने के बाद अमजद को मेडिकल ले जाया गया, जहां उसका इलाज तो हुआ, लेकिन पुलिस ने अमजद को ही मुलजिम बनाकर अस्पताल से ही जेल भेज दिया। हॉस्पिटल ले गया, वहाँ पे जाके उसका ट्रीटमेंट हुआ और ट्रीटमेंट होने के बाद समथिंग 26 तारीख में हम लोग वहाँ से फ्री हो गए, तो वहीं से पुलिस ने उसको जेल भेज दिया, अरेस्ट कर लिया, लिसाड़ी गेट थाने में लिया है। फिर 27 तारीख को सुबह चालान काट के उसको वहाँ भेज दिया जेल। बस मिलाई भी एक दफ़े करने का बच्चे की, हमारी इतनी वो नहीं हैसियत नहीं थी इतनी जो बार बार जामे वहाँ पर करने मिलाई जी। अगर हमारा बच्चा दागी होता या मलबे में होता तो हमारा बच्चा इसे मेडिकली क्यों ले जाता? अगर हम पैसे वाले होता हम अपने बच्चे की कहीं भी ब्लड निकलवा लेते, मगर ये बच्चा ले गया। 420 ही नहीं थी इसके अंदर और उन्होंने फंसा दिया। अमजद के अहले खाना बताते हैं कि अस्पताल ने न तो घर वालों को कोई डिस्चार्ज कार्ड ही दिया और न ही पुलिस ने FIR की कोई कॉपी दी, जबकि अमजद के खिलाफ
19 दफात में मामला दर्ज किया गया। जी नहीं, हमें कोई कागज नहीं दिया गया जी वहाँ पे, और हमने मांगा भी तो उन्होंने ये कह दिया कि जरूरत नहीं है। ना मेडिकल वालों ने दिया, ना ही पुलिस वालों ने दिया कोई। तशद्दुद से मुताल्लिक इस तरह के मामलों में जहां पुलिस निशानदेही करके कार्रवाई करने का जवाब देती रही है, वहीं समाजी और सियासी जमातों के जिम्मेदारान तशद्दुद के दौरान पुलिस फायरिंग पर सवाल उठाकर पुलिस और हुकूमत दोनों से जवाब तलब कर रहे हैं और मुतासरीन को इंसाफ दिलाने का दावा भी कर रहे हैं। यही दाल में काला, यही तो छिपाना चाहते हैं। कहीं मेरठ ही नहीं, प्रदेश के किसी भी हिस्से में जो पुलिस की गोली से लोग मरे हैं, कहीं पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं दे रहे हैं। क्या लग रहा है इसके पीछे? क्यों नहीं दे रहे? इसलिए दे रहे कि सच्चाई उजागर रह जाए कि पुलिस ने गोली मारा है। बहुत से लोग जो डरे हुए हैं और सहमे हुए हैं, क्योंकि बहुत से लोगों की जो रिपोर्टें लिखी गई हैं वो गलत तरीके से लिख दी गई हैं, और इसके अलावा इनका जो मेडिकल रिपोर्ट है मरने वालों की, अब तक कोई मेडिकल रिपोर्ट नहीं मिली है। मुजाहिरीन की भीड़ में कुछ शरपसंदों के शामिल होकर हंगामा करने से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन तशद्दुद का ही शिकार होकर जख्मी होने वालों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई की हकीकत भी सामने आना जरूरी है, और ये तभी मुमकिन हो सकेगा जब मामले की साफ और शफाफ जांच कराई जाए। न्यूज़ 18 के लिए मेरठ से तंजीर अंसार की रिपोर्ट। मुजफ्फरनगर के दीनी मदरसे में पुलिस की तरफ से बच्चों से जबरन जय श्री राम का नारा लगवाने और उनको तशद्दुद का निशाना बनाने के वाक़ये पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आज खुद नोटिस लिया है। मामले की संगीनी को देखते हुए हाईकोर्ट ने इस मामले में रियासती हुकूमत को नोटिस जारी किया है। इसके अलावा रियासत में सीएए के खिलाफ होने वाले एहतजाजी मुजाहिरों के दौरान पुलिस की पुरतशद्दुद कार्रवाई पर भी हाईकोर्ट ने रियासती हुकूमत से जवाब तलब किया है। वाज़ेह है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के सीनियर एडवोकेट सईद फरमान अहमद नकवी और रमेश कुमार यादव की तरफ से इस मामले में अदालत को मुतवज्जा करने के बाद कोर्ट ने आज खुद नोटिस लिया है। चीफ जस्टिस गोविंद माथुर और जस्टिस विवेक वर्मा की अदालत ने इस मामले में आज खुद नोटिस लेते हुए सईद फरमान नकवी और रमेश कुमार यादव की शिकायत को मफाद आमा की दरख्वास्त के तौर पर मंजूर कर लिया है। इस मामले की मजीद समाअत 16 जनवरी को होगी। दिनों एनआरसी और सीए को लेकर के पूरे देश के पैमाने पर जो प्रदर्शन हुए, विरोध प्रदर्शनों में पुलिस एट्रोसिटीज़ को लेकर के बॉम्बे के एक प्रैक्टिसिंग लॉयर अजय कुमार जी ने एक लेटर लिखा चीफ जस्टिस को, जिसमें उन्होंने न्यूयॉर्क टाइम्स और द टेलीग्राफ लंदन में छपी खबर का हवाला देते हुए और इस ओर ध्यान आकृष्ट किया कोर्ट का कि इससे पुलिस और पूरे देश की जो इमेज है वो बहुत पुलिस स्टेट के रूप में बन रही है, और पुलिस ने उत्तर प्रदेश में खासतौर से बर्बरता की पूरी सीमाएं लांघ गई। और ऐसे में उन्होंने चीफ जस्टिस का जो ध्यान आकृष्ट किया, चीफ जस्टिस ने उसको सोमोटो कॉग्निजेंस लेते हुए रजिस्ट्री को डायरेक्ट किया कि इसको पीआईएल के रूप में दर्ज किया जाए, और 16 तारीख को उन्होंने स्टेट अथॉरिटीज़ को कहा कि पूरे इंटायर यूपी में, पूरे उत्तर प्रदेश में जो भी पुलिस बर्बरता हुई है उस संबंध में कोर्ट को अवगत कराया जाए, फिर उस दिन फर्दर कोई ऑर्डर पास किया जाएगा। गुज़िश्ता 15 दिसंबर को अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में होने वाली पुलिस फायरिंग और पुलिस की तरफ से तलबा को तशद्दुद का निशाना बनाने के मामले की जांच कौमी इंसानी हकूक़ कमीशन करेगा। एएमयू के ओल्ड बॉय मोहम्मद अमन खान की तरफ से दाखिल अर्जी पर समाअत करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हुक्म दिया कि कौमी इंसानी हकूक़ कमीशन एएमयू में होने वाली पुलिस कार्रवाई की जांच 1 माह में पूरी करके अपनी फाइनल रिपोर्ट अदालत के सामने पेश करे। यूनिवर्सिटी का जो क्रैकडाउन हुआ था पुलिस की तरफ से, जो पुलिस ब्रुटैलिटी था, पुलिस ने स्टूडेंट्स को बुरी तरह से मारा, बहुत लोग जख्मी हो गया, वो केस आज चीफ जस्टिस कोर्ट के सामने आर्ग्यूमेंट हुआ था 1 हफ्ते पहले करीब, और आज उसने ऑर्डर डिक्लेयर किया कि एनएचआरसी 1 महीने के अंदर जांच शुरू करेगा और ख़त्म करेगा, मतलब आज से जांच शुरू करेगा और 1 महीने के अंदर जांच पूरा खत्म करेगा। जो अफेक्टेड लोग हैं वो एनएचआरसी के सामने जा सकता है और अपना बयान, एविडेंस वगैरह पेश कर सकता है। 1 महीने के बाद रिपोर्ट, फाइनल रिपोर्ट आना चाहिए, और उसके बाद दोबारा हाई कोर्ट में केस आगे चलने वाला है।
मुस्लिम यूनिवर्सिटी में चल रहा तलबा का धरना आज 23वें दिन भी जारी रहा। तयशुदा प्रोग्राम के मुताबिक सीनियर तलबा लीडरान ने टॉक शो के तहत धरने पर बैठे तलबा से खिताब किया। तलबा लीडर आरिफ त्यागी, फरहान उज़बैरी और जैद शेरवानी समेत इमरान खान के तलबा से खिताब करते हुए कहा कि जो बर्बरियत पुलिस ने तलबा पर की है वो काबिल कबूल नहीं है। वहीं अब गुंडे JNU कैंपस में घुसकर तलबा को निशाना बना रहे हैं। इन सभी वाक़यात से हुकूमत की मंशा जाहिर होती है। सरकार की हमारे तो बिल्कुल खिलाफ हैं, वो इस चीज़ में हमारा बिल्कुल साथ नहीं दे रहे हैं। हम लोगों पे ब्रूटल लाठीचार्ज करा रहे हैं। जैसे आप देख रहे हैं कि सिर्फ स्टूडेंट को ही टारगेट कर रहे हैं। मैं सरकार से ये और पूछना चाहता हूँ कि ये अपनी औलादों के साथ भी इस तरीके से करवाएंगे जैसे हम लोगों के साथ करवा रहे हैं। कि उन लोगों की खुद की औलादें नहीं है, जैसे वो जहाँ जाते हैं टीयर गैस छोड़वा देते हैं, लाठीचार्ज करवा देते हैं, किसी का हाथ टूट जाता है, किसी का पैर टूट जाता है और यहाँ इतनी मौतें हो रही हैं। क्या वो इस चीज़ को अपने ऊपर रख के देखें, अपनी औलादों पर रख के देखें, तो उन्हें एहसास होगा कि दूसरों के साथ ऐसा गलत क्यों कर रहे हैं। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को जो ये अटैक किया जा रहा है, इसके पीछे एक बहुत बड़ा राज है। इसके पीछे रीज़न ये है कि अमित शाह और नरेंद्र मोदी जानते हैं कि ये जो कानून ला रहे हैं NRC, NPR, CAA, इसके खिलाफ कोई जो पढ़ा लिखा नहीं है वो आवाज़ नहीं उठाएगा। ये हमारा मकसद है CAA, NRC, NPR की मकसद है, उसको हमें किसी भी तरह से नामंजूर करना है। कुल मिला के सिर्फ इतनी सी बात है। और मैं हुकूमत में जो लोग हैं, अमित शाह, नरेंद्र मोदी और योगी जी, उनसे मैं एक पैगाम देना चाहता हूं, उनसे ये कहना चाहता हूं कि आप इस बिल को वापस क्यों नहीं लेते। आप कब तक तलबा को पिटवाते रहेंगे, सड़कों पर कब तक लोगों को उतरवाते रहेंगे, कब तक ये धरने की शक्ल में ये धरना चलाते रहेंगे। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में चल रहे धरने पर पहुंचने वाले अफराद भी अपने तरीके से तलबा की हिमायत कर रहे हैं। आज जामिया मिलिया इस्लामिया की तालिबा आयशा समी धरने पर पहुंची और उन्होंने बाब सैयद पर बाबा कौम महात्मा गांधी की तस्वीर बनाई, जिस पर उन्होंने हिंदुस्तान को बचाने के लिए सेव इंडिया और सेव कॉन्स्टिट्यूशन का नारा दिया। JNU में जो भी अटैक हुआ है, so I am here for a cause which is whatever happened in JNU, which is totally against the everything, I think. So I've drawn something like Save the Constitution, because everything that's happening is going against the constitution of our law. So that is why I'm here for a cause, and I think कि सब interestingly part ले रहे हैं, which is very important. And CAA जो भी हो रहा है around the इंडिया, अराउंड आवर कंट्री, वो सब ऑब्वियसली रॉन्ग है। समाजी कारकुन सदफ जाफर को लखनऊ की जेल से रिहाई मिल गई है। IPS अफसर SR दारापुरी को भी रिहा किया गया है। शहरी तरमीम कानून के खिलाफ एहतजाज में शामिल होने के सिलसिले में दोनों को जेल जाना पड़ा था। जमानत मिलने के 3 दिन बाद दोनों रिहा कर दिए गए हैं। तालीमी इदारों और यूनिवर्सिटियों को नापाक सियासत से दूर रखना अरबाब इक़्तिदार की जिम्मेदारी है। अगर तालीमी इदारों में ही तलबा और तालिबात महफूज नहीं तो इससे बुरी बात क्या हो सकती है। ये मानना है अहम तालीमी इदारों से मुंसलिक उन लोगों का जो तालीम हासिल कर रहे हैं, तलबा और तालिबात को इस मुल्क का मुस्तकबिल मानते हैं। लखनऊ से तारिक कमर की खास रिपोर्ट। अलीगढ़ से जामिया, JNU और फिर पूरी दुनिया के तालीमी इदारों में जिस अंदाज से आवाज़ एहतजाज बुलंद हुई, उसने पूरी दुनिया के लोगों और ख़ासतौर से हिंदुस्तान के बाशिंदों को ये पैगाम दिया कि नई नस्ल अपने मुल्क के सेकुलरिज्म और आईन और दस्तूर के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कितनी संजीदा है। लेकिन तालीमी इदारों से मुंसलिक लोग आम आदमी से ज़्यादा फ़िक्रमंद हैं और उनकी ये फ़िक्र लाहक भी है। किसी भी तालीमी इदारे में हिंदुस्तान नहीं बल्कि पूरी दुनिया में कहीं भी अगर हमला होता है तो ये बहुत शर्मनाक बात है, क्योंकि उस इदारे में हमारे और आपके ही बच्चे पढ़ते हैं, हर फ़िरक़े हर कौम के बच्चे पढ़ते हैं और यही हमारे देश का जो है आगे चल के भविष्य है। तो हम ये चीज़ चाह रहे हैं कि यूनिवर्सिटीज़ से लेके या जितने भी जो है हमारे तालीमी इदारे हैं उसको सियासत से दूर रखना चाहिए। हैरत अंगेज बात यह है कि लखनऊ की एक अहम यूनिवर्सिटी और एक दीनी तालीमी दरसगाह पर पुलिस ये दबाव तो बना रही है कि इदारों की इंतजामिया की जानिब से कुछ ऐसे तलबा के नाम दिए जाएं जो कि एहतजाज और मुजाहरे में शामिल थे, लेकिन पुलिस ये मानने को तैयार नहीं कि कुछ लोग बाहर से आकर यूनिवर्सिटी में दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे।
लखनऊ से दिल्ली तक सूरत-ए-हाल कमोबेश यकसा है। जो बर्बरियत सियासी लीडरों के इशारे पर शरपसंद अनासिर ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जामिया और जेएनयू में की, उसकी जितनी मजम्मत की जाए कम ही है। जेएनयू में प्लान्ड अटैक किया गया एक दिन पहले किसी हमारे लीडर ने, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, आप जाने इम्पॉर्टेंट लीडर ने कहा था टुकड़े टुकड़े गैंग को डील करना है, हमें चाहिए इससे रेस्टोरेंट से काम ले। मेरी हम्बल अपील है, बीइंग अलीगेरियन, मैं अलीगढ़ 14 साल रहा हूँ, मैं अलीगढ़ वालों से भी अपील करूँगा, कोई भी चीज़, साइंस का भी उसूल है, जो काम साइलेंटली किया जाता है बगैर शोर शराबे को, उसका इफेक्ट ज़्यादा होता है ग्राउंड स्टेट पे। किसी तरीके का कोई वायलेंस, इन्फ्लेमेटरी चीज़ें ना कही जाएं। और हम ममनून और मशकूर हैं सब उन्हीं लोगों को जिन लोगों ने न्यूट्रल ग्रुप जो आए हैं इस मोमेंटम को। आई थिंक इट विल मूव सेकेंड जीपी मूवमेंट एंड वी आर गोइंग टू हैव विक्ट्री ओवर दिस एनआरसी, एनआरपी और सीए। कुछ बड़े मदारिस और अक़लियती इदारों के लोगों पर भी पुलिस इंतजामिया ने मुख्तलिफ हवालों से दबाव बनाने की कोशिश की, जिसकी वजह से लोग हुकूमत से बरहम भी हैं और नाराज भी। साथ ही तलबा व तालिबात से भी मुसलसल ये अपीलें की जा रही हैं कि वो कानून को अपने हाथ में ला लें, मुल्क के दस्तूर और अदलिया में मुकम्मल एतमाद जरूर रखें। न्यूज़ 18 के लिए लखनऊ से तारिक कमर की रिपोर्ट। नाज़रीन, वक्त हो गया बिहार की खबरों का, तो नजर डालते हैं सुर्खियों पर। निर्भया के गुनहगारों के लिए मौत की तारीख तय, 22 जनवरी को सुबह 7 बजे दी जाएगी फांसी। कोर्ट के फैसले पर पटना में तलबा ने जताई खुशी। पटना में बीबीए की तालिबा की इज्तिमाई इस्मत रेजी, पिस्तौल की नोक पर हैवानियत, 4 मुलजिमीन में से एक गिरफ्तार। मुजफ्फरपुर शेल्टर होम में कई बड़े अफसरान पर कार्रवाई की सिफारिश, सीबीआई ने 25 डीएम और 71 अफसरों के खिलाफ की सिफारिश। जमुई रेलवे स्टेशन पर मालगाड़ी के नीचे फंसे नौजवान का वीडियो वायरल, स्टेशन मास्टर ने रुकवाई मालगाड़ी तो बची जान। शाहीन बाग की तर्ज पर पटना के गांधी मैदान में सीए और एनआरसी के खिलाफ खामोश एहतजाज, मुजाहिरीन ने कहा आइन को बचाना वक्त की जरूरत। पटना में रियासती उर्दू अमलगाह का इनेकाद, उर्दू मुलाजमीन को उर्दू के फरोग से मुतल्लिक डायरेक्टोरेट की सख्त हिदायत। सीएए, एनआरसी और एनपीआर के खिलाफ कोयला नगरी धनबाद में आज भी एहतजाजी रैली निकाली गई। रैली में शामिल हजारों लोगों ने सीएए और एनपीआर को मुल्क मुखालिफ करार दिया। ये रैली वासेपुर से रणधीर वर्मा चौक तक निकाली गई। लोगों ने सीएए और एनपीआर को जल्द अज जल्द वापस लेने का मुतालबा किया। पटना के गांधी मैदान में सीएए, एनपीआर और एनआरसी के खिलाफ लोकतांत्रिक जन पहल की जानिब से गुज़िश्ता 5 दिनों से खामोश एहतजाज किया जा रहा है। एहतजाज कर रहे लोगों से बात की हमारे नुमाइंदे महफूज आलम ने। दिल्ली के शाहीन बाग की तरफ पटना के गांधी मैदान में भी ये नज़ारा है, जो सीएए, एनआरसी के खिलाफ जो लोकतांत्रिक जन पहल की तरफ से लोग एहतजाज कर रहे हैं, 5 दिन से अनशन पर बैठे हैं। हम बात करते हैं, ये ख़वातीन आप देख रहे हैं कि एक्टिविस्ट हैं, इसमें दानिश्वर हैं, सभी तबके के लोग हैं, सभी मज़ाहिब के लोग हैं, इस कानून के ख़िलाफ़ बैठे हैं, सीएए को और एनआरसी के ख़िलाफ़ बैठे हैं। आप बताएं कि क्या मुद्दा है, क्या मांग है, क्यों अनशन पे आप लोग हैं? हम लोग अनशन पे बैठे हैं इसलिए कि अभी 22 तारीख को सुप्रीम कोर्ट अपना इस पर टिप्पणी करने वाली है। पूरे देश भर में एनआरसी के खिलाफ़, एनपीआर के खिलाफ़, सीसीए के खिलाफ़ पूरे देश में उबाल है। और हम लोग यहाँ बैठे सावित्रीबाई फुले के जन्मदिन से इस मांग को लेके कि संविधान को बचाने का काम करे सुप्रीम कोर्ट, इस अपील के साथ हम लोग यहाँ बैठे हैं। हम लोग 3 दिन तो गांधी मूर्ति के नीचे बैठे थे गांधी मैदान, लेकिन गांधी जी को अब भी प्रशासन की ओर से कैद कर लिया गया है, बिहार सरकार की ओर से।
तो हम लोगों ने वहाँ से हटा दिया गया, फिर आप जो है अब गांधी मैदान में अब किनारे, सड़क के किनारे आप लोग बैठे हैं, तो ये अनशन लगातार जारी रहेगा? 9 तारीख तक अनशन जारी रहेगा और हम आपके माध्यम से देश भर के जितने आंदोलन, जितने जगह आंदोलन चल रहे हैं, हम सब लोगों का बहुत बहुत उनका आभारी हैं, उनको शुक्रिया करते हैं और ये कि ये आंदोलन का सभी समर्थन करते हैं। लेकिन जिस तरीके से सरकारी गुंडों के द्वारा जेएनयू में अटैक हुआ या जामिया में अटैक हुआ या अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में अटैक हुआ, उसकी हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं और यूपी सरकार जिस तरीके से एक्ट कर रही है उसके खिलाफ है। और आप एनआरसी के खिलाफ, ये देश ये मुसलमान और हिंदू की बात नहीं है, इस देश के उन पूरे आवाम की बात है जो मजदूर हैं, जो खेतिहर मजदूर हैं, जो सड़क बनाते हैं, जो विकास के निर्माण के काम में लगे हैं, जो दलित हैं, पिछड़े हैं, जो महिलाएं हैं, महिलाएं कहाँ से देंगी, ये सब कई सारे सवाल हैं यहाँ, कई सारे सवालों को लेकर खवातीन बैठी हैं। आप बताइए कि ये अनशन पर आप लोग बैठे हुए हैं, क्या मुद्दा है, क्या मांग है? काफ़ी दिन से बैठे हैं, पाँचवा रोज है आज। 5वां दिन से बैठे हैं। मुद्दा यही है एनआरसी को लेकर के, क्योंकि मेन हम लोग का ये जाति का मेन नहीं है, मेन आप लोग आपको अच्छे से पता है बिहार में हमेशा बाढ़ आती है, तो जो ग्रामीण क्षेत्र में वो तो बह जाते हैं सबका घर, तो वो बेचारे कहाँ से लाएंगे, किसान कहाँ से लाएंगे, महिलाएं, बहुत सारे लोग मजदूरी के लिए अपना गांव छोड़ करके पलायन कर रहे थे, उनके पास है कागजात, वो कहाँ से लाएंगे? मुफ्त में तो आप उसको डाल दीजिएगा। तो हम इसी का विरोध कर रहे हैं कि कम से कम आप संविधान को बचाइए, इंसानियत को बचाना है। बताइए। देखिए, जो 70-80 साल के जो बुजुर्ग हैं, उनको हम लोग पूछ रहे हैं कि आपके पापा कहाँ पैदा हुए, आपके अब्बा। जैसे मैंने अपने फादर से पूछा कि कहाँ पैदा हुए थे, उनका डेट ऑफ बर्थ क्या है, तो उन्होंने कहा कि ये तुम लोग को मालूम नहीं है। और बहुत सारे भाई वगैरह थे, बहुत सारे पाकिस्तान चले गए हैं, इंग्लैंड चले गए हैं, ज़मीन का बहुत तरीके से बंटवारा हुआ है। शरियत तरमीमी कानून मुल्क को तोड़ने वाला कानून है। सबसे पहले ये बात समझना चाहिए। आप अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के उन मातूब लोगों को शहरियत दे रहे हैं और यहाँ के जो शहरी हैं उसको शहरियत से महरूम करने का जो है मामला कर रहे हैं। और एनआरसी के जरिए तो हुकूमत समझा रही है कि नागरिकता देने का है, इसमें नागरिकता लेने का नहीं है, शहरियत देने का है, शहरियत लेने का नहीं। कहीं पर निगाहें, कहीं पर निशाना है। इनकी नीयत बिल्कुल साफ नहीं है, हम लोग साफ समझते हैं। हम तमाम भारत के लोग, चाहे वो हिंदू हो, सिख हो, मुस्लिम हो, ईसाई हो, सारे लोग यहाँ बैठे हुए हैं शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ, एनआरसी के खिलाफ, एनपीआर के खिलाफ। एक उबाल आ गया पूरे देश में और ये बेचैन हो चुके हैं। ये सीएए, एनपीआर और एनआरसी, कुल मिलाकर मुल्क में आप धार्मिक आधार पर भेदभाव की नीति अपनाए हैं, इससे आप इनकार नहीं कर सकते हैं। दूसरी बात, जो सरकार बोल रही है वह झूठ बोल रही लगातार। पहली बार देश के अंदर आप देखेंगे कि काफ़ी विरोध हो रहा है इस कानून को लेकर, लेकिन सरकार कह रही है हमेशा कि हम लागू करेंगे ही। शुक्रिया न्यूज़ 18 से बात करने का। तो आपने देखा लोगों के अलग अलग राय है इस सिलसिले में। जो लोग यहाँ बैठे हुए हैं, एहतजाज कर रहे हैं, अलग अलग सेक्शन के लोग रोज़ आते हैं यहाँ, शाम में इनकी हिमायत करते हैं, यहाँ पे धरना पर बैठते हैं, सीएए, एनपीआर, एनआरसी के ख़िलाफ़ मुखालफत करते हैं, हुकूमत से अपील करते हैं कि वो कानून, ये जो कानून हुकूमत लाई है इसमें तरमीम करे, ये कानून वापस करे। कई तरह के मुतालबात हैं, कई इशू पे, बुनियादी सवाल पर ये लोग बात करते हैं कि गरीबी पर, तालीम पर, बेरोज़गारी पर हुकूमत को काम करना चाहिए, न कि ऐसे कानून को लाकर सिचुएशन ऐसा क्रिएट करना चाहिए कि लोग परेशान हो जाएं। कैमरामैन अजय दुबे के साथ महफूज आलम, न्यूज़ 18 पटना। उर्दू के अमली निफाज के मुतालिक एक बार फिर से पटना में बिहार के उर्दू मुलाजमीन का रियासी उर्दू अमलगाह मुनक़िद किया गया। उर्दू डायरेक्टोरेट ने उर्दू मुलाजमीन को ज़िलों में उर्दू के निफाज को यकीनी बनाने की हिदायत जारी करते हुए कहा कि जो लोग उर्दू को नज़रअंदाज करेंगे उन पर सख्त कार्रवाई होगी। अब देखिए रिपोर्ट, हमें दीजिए इजाज़त। आदाब। 4 दहाई के बाद अगर ये कहा जाए कि सरकारी दफातर का नाम हिंदी के साथ उर्दू में नहीं है तो ये शर्म की बात है, ख़ास तौर से तब जबकि रियासत की दूसरी सरकारी ज़ुबान उर्दू है। ये कहना है उर्दू डायरेक्टोरेट के डायरेक्टर इम्तियाज़ अहमद करीमी का।
करीमी ने उर्दू मुलाजमीन को इंतबाह दिया है कि उर्दू के मामले पर समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि उर्दू डायरेक्टरेट में मजीद नए पोस्ट मंजूर किए जा रहे हैं ताकि रियासत में उर्दू का माहौल कायम हो सके। नए 700 पोस्ट क्रिएट होने जा रहा है एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट का। जो उर्दू टाइप करेंगे वो ज़िला में नहीं है, उनकी कमी है। उर्दू के अमला काम तो करते हैं मगर वहाँ उनको टाइप करने वाला नहीं मिलता है, तो इसलिए जिस तरह और डिपार्टमेंट के एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट है उसी तरह हमारे उर्दू डिपार्टमेंट के भी 534 और 101 और फिर 38 इतने एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट का पोस्ट क्रिएट होने जा रहा है। इस प्रोग्राम में बैठे ये वो लोग हैं जिनके कांधों पर उर्दू के अमली नफाज की जिम्मेदारी है। ये ज़िला, ब्लॉक, कमिश्नरी और सेक्रेटेरिएट में बहाल हैं। इन्हें सरकारी गज़ट, हुकूमत के इश्तहारात और तमाम सरकारी कामों को उर्दू में करने के साथ साथ सरकारी दफातर के नेम प्लेट को उर्दू में भी लिखवाना है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। कई ज़िलों में उर्दू कहीं दिखाई नहीं देती है। ऐसे लोगों पर डायरेक्टरेट ने शिकंजा कसने का ऐलान किया है। उन ज़िलों को उन लोगों को सख्त हिदायत दी जाती है कि वो अपने उर्दू का नाम लिखें और तमाम तख्तियाँ उर्दू में लिखी जाए, तमाम रास्तों में नाम उर्दू में लिखे जाए। अगर ये लोग इस काम को नहीं पूरा करेंगे तो इन पर तादीबी कार्रवाई की जाएगी। उर्दू मुलाजमीन के मुताबिक ज़िलों में उर्दू के अलावा भी उनसे काम लिया जाता है, जबकि वो सिर्फ उर्दू के कामों को ज़मीन पर उतारने के लिए बहाल किए गए हैं। ताहम उर्दू मुलाजमीन ने दावा किया है कि वो ईमानदारी से अपना काम कर रहे हैं। हम लोग तो मेहनत कर रहे हैं ज़िले में, जैसा कि स्कूल में मैं खुद गया हूँ और 7-8 स्कूल का मैं ये भी किया, सर्वे करने डायरेक्टर साहब बोले थे और सर्वे किया कितने बच्चे हैं, उर्दू पढ़ने वाले बच्चे कितने हैं, उर्दू की किताब उनके पास है या नहीं है। ये इंशाल्लाह जनवरी में जो है डायरेक्टर साहब का जो है दौरा होगा, उससे 30 जनवरी तक जो है पूरा कर लिया जाएगा जहां नहीं है उर्दू में प्लेट। डायरेक्टरेट ने ऐलान किया है कि सभी अजला में बहाल उर्दू के लोगों को फ़रोग़ उर्दू सेमिनार के साथ साथ उर्दू के सिलसिले में बच्चों का प्रोग्राम भी मुनक़िद करना है। वहीं स्कूलों में उर्दू की तालीम को यकीनी बनाने की भी जिम्मेदारी दी गई है। फ़रोग़ उर्दू सेमिनार के लिए सालाना 2 लाख और बच्चों के प्रोग्राम कराने के सिलसिले में सालाना 1,50,000 रुपये फ़ी ज़िला देने का ऐलान किया गया है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए पटना से महफूज आलम की रिपोर्ट। इस न्यूज़ हेडलाइंस की